नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी टंडवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कोरोना के संक्रमण की खबर के साथ, क्योंकि दुनिया में कोरोना का आतंक अभी थमता नहीं दिखाई दे रहा है। नया साल आ गया है, वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग दहलीज पर दुनिया के देश खड़े हैं, लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो कोरोना का कहर वहां पर टूटा है। और दूसरी बार ऐसा हुआ जब अमेरिका में 24 घंटे में 3,900 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन की बात करें तो एक दिन में यहां पर 60,000 नए मरीज सामने आए हैं। और ब्रिटेन में तो फिलहाल हालात ऐसे हैं कि वहां पर कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने की वजह से भी जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी भारत के 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड के कार्यक्रम में पहले मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे, लेकिन उनका वो कार्यक्रम भी कैंसिल हुआ। उन्होंने उसके लिए खेद जताया। तो अमेरिका और ब्रिटेन की ये तस्वीर कोरोना के आंकड़ों को लेकर वाकई इस वक्त चिंता पैदा करती है, क्योंकि नए साल में उम्मीदों का सवेरा तो वैक्सीन को लेकर था, लेकिन कोरोना के केसेस ने ये जो नई तस्वीर पैदा की है दुनिया के दो बड़े देशों में, अमेरिका और ब्रिटेन, ये वाकई चिंता की बात। हालांकि इसी के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस और प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि इसका असर आने वाले दिनों में मानवता को कोई राहत देता है या नहीं। अमेरिका में एक दिन में 3,900 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका नंबर 1 पर है। और ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से जो केसेस बढ़े हैं उनकी भी एक तस्वीर दिखाई देती है। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो जैसे ही ये नया स्ट्रेन ब्रिटेन में पाया गया, फ्लाइट्स रोकी गई वहां की ब्रिटेन और भारत के बीच चलने वाली, ताकि संक्रमण की ये स्थिति भारत में ज्यादा विकराल रूप ना ले। हालांकि उसके बावजूद 50 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं नए स्ट्रेन के भारत में भी। लेकिन इस बीच उम्मीद की किरण वैक्सीन को लेकर। तो भारत जुटा हुआ है कोरोना से दो हाथ करने में। 13-14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की तैयारी है। आपको ये हम नंबर्स भी दिखा रहे हैं। 13 से 14 जनवरी में टीकाकरण का ये अभियान शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि तैयारी पूरी है। देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में ड्राई रन भी किए गए हैं। देश भर में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से ये टीके आप तक पहुंचेंगे। करनाल, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहां पर इन डिपो को स्थापित किया गया है। और 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट देश भर में बनाए गए हैं, क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो तापमान चाहिए, ऐसे में कोल्ड चेन का होना बहुत जरूरी है। इस बीच कैसे ये वैक्सीन आप तक पहुंचेगी, ये आपको बता दें। दवा कंपनी से वैक्सीन पहले डिपो तक पहुंचेगी और फिर वहां से हेल्थ सेंटर, जो कि कोल्ड चेन के जरिए पहुंचेगी, और वहां से आप फिर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए भी सरकार ने एक प्लान तैयार किया है, ऐप भी विकसित किया गया है, जिसके जरिए लोग वैक्सीन पा सकते हैं। हालांकि इस बीच विवाद की भी सूरत है। विवाद जब चल रहा है तो इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की तरफ से बयानबाजी को लेकर भ्रम फैला था, लेकिन एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें भारत बायोटेक और साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के जो चीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि मकसद मानवता की सेवा है, लोगों को इस पैंडेमिक से राहत मिले, यही उम्मीद है। It was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submitted to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव दुबे जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से टीकाकरण को लेकर देश में एक सियासत की तस्वीर भी दिख रही है, लेकिन लोगों के लिए तो ये साल उम्मीदों का है वैक्सीन की वजह से। क्या ये पूरी प्रक्रिया रह सकती है? क्या सरकार की तरफ से इंतजाम है कि अंतिम व्यक्ति तक भी ये वैक्सीन पहुंचे? देखिए, सरकार ने, भारत सरकार ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने ये कमिट किया था शुरुआत में कि जो हर भारतीय को वैक्सीन अवेलेबल होगी। और जहां तक ये अभी का प्रोग्राम नजर आ रहा है, उसमें पहले 30 करोड़ लोगों को
ये वैक्सीन लगता है फ्री में दिया जाएगा। उसमें प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं, जो ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, कोमॉर्बिडिटीज, 50 से ऊपर वाले लोग, और उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, खासतौर से सीरम की अवेलेबिलिटी, जनवरी से वो 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ बनाने की उनकी कैपेसिटी है और वो बनाना शुरू करेंगे। तो जनवरी ऑनवर्ड्स जून तक वो करीब 60 करोड़ वैक्सीन भारत में दे सकते हैं। उसमें से 50% भारत में जाएगी, 50% विदेश में जाएगी। तो 30 करोड़ वैक्सीन जो है जनवरी और जून के बीच में सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट बना सकता है। उसके बाद भारत बायोटेक का जैसे जैसे वैक्सीन अप्रूवल होगा, भारत बायोटेक भी टोटल 70 करोड़ वैक्सीन साल में बना सकता है। तो अगर आप ये दोनों का देखिए तो जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ओपन मार्केट में, पब्लिक में वैक्सीन की पॉसिबिलिटी, वैक्सीन अवेलेबल होने की ज़्यादा होगी। और ओपन मार्केट में आने से जो प्रायोरिटी ग्रुप्स नहीं भी हैं वो भी जाके वैक्सीन खरीद पाएंगे। जहां तक वैक्सीन की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का सवाल है, जब तक ये इमरजेंसी यूज में रहेगा तब तक वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद सकती है। और जैसे जैसे साइंस पैरेलली प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे साइंटिस्ट को ये भरोसा होगा कि वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं मे बी 4-5 महीने के बाद कि इतना डेटा होगा उनके पास, मिलियंस ऑफ यूजर्स का, कि वो बता सकते हैं कि अभी उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा और वो ओपन मार्केट में बेचना उसको पॉसिबल होगा। शुक्रिया राजीव आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। हालांकि लोगों के जहन में काफी सवाल हैं वैक्सीन को लेकर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को बैकअप वैक्सीन बताया, तो इस पर भी तनातनी बढ़ गई। Keeping in mind the circulating variant strain, and at the same time they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning it will be basically Serum Institute of India, the AstraZeneca vaccine, which will be given. Everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to, and everything they throw mud into TV. And now we are now waiting to clean up all our courts now. It's a sad part. There is no backup in this world anywhere. For humans, there is no backup. और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं, लेकिन बर्ड फ्लू की शक्ल में एक और मुसीबत देश के सामने इस वक्त है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और केरल, यहां पर इन राज्यों में बर्ड फ्लू की चपेट में आकर सैकड़ों की संख्या में पक्षी दम तोड़ चुके हैं। अकेले पंचकुला में नंबर देखिए, 1 लाख मुर्गियों की वहां पर मौत हुई है। जो प्रवासी पक्षी हैं जो भारत इस समय में आते हैं, नुकसान उनको भी हुआ। 376 कौवों की मौत मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई है। झालावाड़ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये 4 राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं और प्रशासन की चिंता इस वक्त ये है कि ऐसा ना हो कि पक्षियों से ये वायरस इंसानों का रुख कर ले, क्योंकि पहले ही एक बड़े पैंडेमिक से, एक बड़ी समस्या से देश और दुनिया इस वक्त जूझ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। रवीश हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से, पहले उनका रुख कर लेते हैं। रवीश, मध्य प्रदेश में क्या इंतजाम किए गए हैं और कितनी बड़ी ये समस्या अभी के हिसाब से दिखाई दे रही है? देखिए, अगर आपको बताएं, बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के लिए चिंता की बात यह है कि एक दिन पहले तक, जब आज तक ये खबर दिखाई थी, तब 2 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी थी। जो कौवे मरे थे उनमें इंदौर और मंदसौर के जो सैंपल भोपाल भेजे गए थे उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई थी। लेकिन कल देर रात आगर मालवा जिला जो है, जो राजस्थान से सीमा से सटा हुआ है, वहां पर भी जो सैंपल्स भेजे गए थे भोपाल, उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यानी 2 जिलों से निकल के अब ये तीसरा जिला है मध्य प्रदेश का जो सरकारी और आधिकारिक रूप से अब इसकी पुष्टि हो गई है कि यहाँ पर भी जो सैंपल्स पाए गए हैं कौवों में वो बर्ड फ्लू के थे। हालांकि अभी उज्जैन, खंडवा और खरगोन, ये 2-3 जिले ऐसे हैं जहां से सैंपल्स और भेजे गए हैं। और जिस तरीके से ये जो उज्जैन और इंदौर के आसपास के नजदीकी जिलों में कौवे मरे और उनके सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, उससे माना जा रहा है कि सरकार की चिंता थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि आज जब देर शाम रिपोर्ट आएगी 3 और जिलों की, और यदि वहां पर भी सैंपल्स पॉजिटिव पाए जाते हैं तो चिंता जाहिर सी बात है सरकार की तो बढ़ेगी। इंतजाम की बात करें तो मंदसौर में जो तमाम चिकन शॉप्स हैं, जो पोल्ट्री फार्म्स है, उन्हें 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अगर एक बैठक बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, हो सकती है सरकार ये बैठक कर सकती है और बर्ड फ्लू को लेकर के आगे और नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे रवीश। हमारे साथ जयपुर से शरद भी इस वक्त मौजूद है। शरद, राजस्थान में इस वक्त क्या स्थिति है और चुनौती तो ये भी है कि पक्षियों की कितनी प्रजातियों में अभी तक ये फैला है,
क्या डेटा सरकार के पास अवेलेबल है, क्या इंतजाम है? देखिए, डेटा की बात करें तो यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अपने पूरे उत्तर भारत में एक लैब है, वहाँ पर लैब में करीब 7 जिलों के अब तक सैंपल जा चुके हैं, मात्र 3 जिलों की अब तक पुष्टि हो पाई है। पिछले 3 दिनों में इतनी तेजी से फैला है मीनाक्षी कि 15 जिले बर्ड फ्लू के चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर भी पक्षियाँ मरे हुए मिल रहे हैं, धारा 144 लगा दिया जा रहा है और सीधे उस सैंपल उठाकर उस इलाके को घेर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या आगे इसका असर कोई ह्यूमन बीइंग पर यानी मानव पर हो सकता है क्या। हालांकि अभी तक कोई केसेस नहीं आए हैं, लेकिन डर का माहौल है, क्योंकि पहले करीब 800 के आसपास कौवे राजस्थान में मर चुके हैं। इसके अलावा अभी जो डराने वाली खबर आई है रामगंज मंडी से, वहां करीब 250 से 300 मुर्गियां मरी हैं, उनके 100 सैंपल भोपाल भेजे गए हैं, आज वेट कर रहे हैं। झालावाड़ में, जयपुर में, कोटा में, इन सभी जगहों पर पुष्टि हो चुकी है बर्ड फ्लू का। देखिए, जलमहल जो है वो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है जयपुर में, वहां पर पक्षियां मरनी शुरू हो गई, वहां पर सैंपल पॉजिटिव आया है, तो डर तो लगता ही है। और जिस तरह से वेटलैंड है वहां सभी की जगह इमरजेंसी सर्विसेज शुरू कर दिए गए हैं ताकि वहां ना फैले, जैसे घाना जैसे अभ्यारण्य है वहां ना फैले, इस बात की चिंता है। बिल्कुल शरत, ये एक बड़ी चिंता का विषय है और पहले ही एक समस्या से देश जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में बेजुबान बेगुनाह पक्षी जिनको इस आशंका की वजह से भी जिनको मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो अगर संक्रमित श्रेणी में आते हैं तो कल को वो एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं, एक बड़ा संकट हो सकते हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की तारीखों पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा बयान दिया। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। हालांकि इस मामले पर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। असल में टीकाकरण अभियान शुरू कब होगा, ये सवाल बना हुआ है। वैक्सीनेशन की तारीख भी आ गई। कोरोना को मात देने के लिए तैयार है भारत। 14 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। नए साल की पहली खुशखबरी तो यही थी कि कोरोना से जूझते देश को 2 वैक्सीन का तोहफा मिल गया, और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वैक्सीन कब लगनी शुरू होगी इसकी तारीख भी आ गई है। अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक ही चला तो 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि वो वैक्सीन पर मुहर लगने के 10 दिनों के भीतर टीकाकरण शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 3 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को DCGI ने मंजूरी दे दी। इस लिहाज से स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 10 दिन बाद यानी 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने अभी देश के सामने अपनी तैयारियों का खाका ही रखा है, न कि कोई पुख्ता ऐलान किया है। लेकिन ये तो माना ही जा सकता है कि जब तैयारियां पूरी हैं तो देरी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक देश भर में वैक्सीनेशन के कईयों ड्राई रन भी किए जा चुके हैं, यानी वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी कसरत हो चुकी है, अब फीता काटना ही बाकी है। वैक्सीनेशन की टीम, हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए। इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया, सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया, और ये भी देखा गया कि जहां भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहां इन्फेक्शन ना फैले। देश के पास 2 वैक्सीन हैं, दोनों के इस्तेमाल से लाखों करोड़ों जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकेगा। लेकिन इस खुशखबरी में भी खटास तब पड़ गई जब वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों की प्रतिस्पर्धा एक बड़े लक्ष्य के आड़े आने लगी। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submit it to each committee,
And when we got the approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. लेकिन अच्छी बात यह है कि कारोबारी विवाद के ज्यादा तूल पकड़ने से पहले ही दोनों कंपनियों ने मतभेद दूर करके कोरोना के खिलाफ जंग में साझा प्रयासों के महत्व को समझ लिया। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। विवादों के बीच किसी के भी जहन में ये सवाल आ सकता है, सवाल ये कि भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा कैसे करें। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला। वहीं भारत बायोटेक ने भी 123 देशों के लिए वैक्सीन बनाने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया है। देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। दो वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, मगर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल का लाइसेंस दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भारत बायोटेक को लाइसेंस कैसे मिल गया, जबकि उसने अभी सिर्फ दूसरे फेज का ट्रायल पूरा किया है। उसके तीसरे फेज का ट्रायल अभी बाकी है। इसका जवाब आईसीएमआर के प्रमुख बलराम भार्गव ने दिया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सवाल सुरक्षा का है, ये कितनी सेफ होगी। तो पहली बात यह कि वैक्सीन का सेफ्टी डेटा उपलब्ध है, इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हैं। दूसरी बात यह कि पहले और दूसरे चरण के डेटा से यह साफ है कि वैक्सीन कारगर है। तीसरी बात यह कि वैक्सीन नए कोरोना पर भी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। चौथी बड़ी बात कि सुरक्षित मानने की वजह से ही इसे 12 साल से बड़े बच्चों को भी दिया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये वैक्सीन सबको नहीं लगाई जाएगी और जिसे लगाई जाएगी उसे मॉनिटर किया जाएगा। भारत बायोटेक के मुताबिक इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। महामारी के हालात में ऐसा होता है। People are not just, I don't know why Indian companies always targeted by everybody in the world. 2009 they started outbreak and 2014 the license came in. So that means emergency license is allowed globally. It is a practice. Even US government says if you have good immunization data can be done in emergency authorization. भारत बायोटेक की तरफ से सफाई भी आई है और बड़े दावे भी किए गए हैं। उसके मुताबिक ट्रायल के डेटा में पारदर्शिता न होने की बात गलत है। वैक्सीन पर 70 से ज्यादा आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में छप चुके हैं। दूसरी बात यह कि भारत बायोटेक ने सिर्फ भारत में ही अपनी वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया है, ब्रिटेन सहित 12 देशों में उसकी वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं। तीसरी बात यह कि भारत बायोटेक ने पहली बार वैक्सीन नहीं बनाई है। 123 देशों के लिए वो अलग अलग तरह की वैक्सीन बना चुकी है। चौथी बात यह कि कोवैक्सीन के बारे में 200% सुरक्षित होने का कंपनी ने दावा किया है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में 800 लोगों पर ट्रायल हुआ था। वहीं तीसरे चरण में 22,500 लोगों पर परीक्षण करने का दावा किया गया। ये ट्रायल अभी जारी है और इसके पूरा होने के बाद तस्वीर और साफ होगी। आज तक ब्यूरो।